उसी पल मेरी हालत एकदम, जैसे कहते हैं ना कि सर अचानक से कोई तूफान बगल से निकल जाए तो जैसे धक धक बढ़ जाती है जिस लेवल पे, वैसा हो गया था मेरे साथ। और हमेशा रिजल्ट के दिन तो सभी के साथ ऐसा होता है, तो अचानक से दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई थी। लिटरली मैंने ऐसे करके फील किया कि यार ये देख बढ़ गई। फिर रोल नंबर डाला तो रोल नंबर दिखाई दे गया। जिस समय रोल नंबर दिखाई दे गया तो मतलब मेरे को लगा मैं सपने में हूँ कि यार ये क्या हो गया, रोल नंबर दिखाई दे रहा है। फिर मैंने देखा कि मैंने रोल नंबर गलत तो नहीं डाला हूं, तो मैंने एक बार और चेक किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग के साथ मुकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। ये सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं और उनका सिलेक्शन इस साल सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हुआ है। ये पार्ट टू है। पार्ट वन जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तक ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक हम लोगों ने इनकी जो भी स्ट्रगलिंग लाइफ थी उसके बारे में डिस्कशन किया है। आगे का डिस्कशन इस पार्ट में होगा और मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हम लोग रैप अप कर सके उतना सही रहेगा। वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। ऑल्दो जो भी मैं कंटेंट लाता हूँ वो कोशिश करता हूँ काफी अच्छा हो और अच्छे तरीके से उसको आपकी तरफ प्रेजेंट करते हैं। बाकी कोई भी आप लोगों को डाउट होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आके कमेंट कर सकते हैं और मुकेश जी से भी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए कनेक्ट करते हैं मुकेश जी को। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर? घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। अभी से लेके 30 जून तक ये डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो पीडब्ल्यू आप लोगों को ऑफर करता है अशोका बैच एंड इंजीनियर्स बैच, जो कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस के लिए सिर्फ 1499 रुपीज में अवेलेबल है। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो मुकेश जी, अब हमको बताइए कि जैसे आपका जो स्टोरी रहा है इसमें आपने बता दिया क्या क्या स्ट्रगल रही। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन का थोड़ा माहौल बताइए। उस दिन रात में नींद आई या नहीं आई उसके बारे में बताइए। फैमिली का रिएक्शन बताइए और अपना रिएक्शन बताइए। जी। उस दिन एक्चुअली मैं जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं उम्मीद में तो था नहीं। 24 मई का दिन था, शाम के लगभग 8 के आसपास बज रहे थे। मैं अपनी दुकान के बाहर खड़ा था तो पापा थे खाली दुकान के अंदर बैठे हुए। तो जिस दिन रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने राइट अप चेक किया, क्योंकि मेरे मन में एक एक्सपेक्टेड मार्क्स का फ्रेम बना हुआ था। तो मैं सोचा मैं राइट अप चेक कर लेता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा रोल नंबर का पीडीएफ खोलना है कि नहीं खोलना है। तो मैंने राइट अप चेक किया पहले कि भाई राइट अप चेक करते हैं। राइट अप चेक किया तो उसके अंदर 347 सीपीडब्ल्यू की कट ऑफ देख के ही मेरी हालत खराब हो गई थी। उसी पल मेरी हालत एकदम, जैसे कहते हैं ना कि सर अचानक से कोई तूफान बगल से निकल जाए तो जैसे धक धक बढ़ जाती है जिस लेवल पे, वैसा हो गया था मेरे साथ। और हमेशा रिजल्ट के दिन तो सभी के साथ ऐसा होता है, तो अचानक से दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई थी। मैंने ऐसे करके फील किया कि यार ये देख बढ़ गई, ये देख बढ़ गई। मैंने बोला ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ। मैंने चेक किया, मैंने देखा राइट अप में 347 कट ऑफ गई है। फिर मैंने सोचा यार मेरे तो एक्सपेक्टेड 320 315 के आसपास मैंने एक्सपेक्ट कर रखे हैं टोटल मिला के, होगा कि नहीं होगा। तब क्या चेक करूं, फिर भी मैंने हिम्मत रखा, चल देखते हैं खोल के पीडीएफ क्या करना है। खोल के पीडीएफ देखा, एक बार अपना नाम फिल किया तो मुकेश नाम से तो बहुत सारे आ जाते हैं, लगभग 22-25 हम्म। बंदे आगे सारे। किसी के फादर नेम में भी मुकेश है, किसी के खुद के नाम में मुकेश है। तो फिर मैंने नाम हटा के फिर रोल नंबर डाला। फिर रोल नंबर डाला तो रोल नंबर दिखाई दे गया। जिस समय रोल नंबर दिखाई दे गया तो मतलब मेरे को लगा मैं सपने में हूँ कि यार ये क्या हो गया, रोल नंबर दिखाई दे रहा है। फिर मैंने देखा कि मैंने रोल नंबर गलत तो नहीं डाला हूँ, तो मैंने एक बार और चेक किया।
मैंने कसम से बताऊं, रोल नंबर मेरे को टिप्स पे याद रहता है हमेशा, अपने हर एक चीज का। आधार नंबर भी टिप्स पे याद है, पैन कार्ड, हर एक नंबर ही टिप्स पे याद रहता है। तो मैंने फिर भी उस दिन मेरे को भरोसा नहीं हुआ, और मैंने चेक किया कि यार रोल नंबर चेक करता हूँ सही से। रोल नंबर चेक किया तो रोल नंबर वही। फिर अपना नाम चेक किया, फादर नेम चेक किया। और जब फादर नेम चेक किया तो कंफर्मेशन मिला, क्योंकि टोटल पूरी की पूरी लिस्ट में राम सागर नाम से एक ही है, वो मेरे फादर हैं। तो उसके बाद जब मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ देखा, उसके बाद साइड में वही सारा कैटेगरी वगैरह आता है, तो कैटेगरी देखा, नाइन देखा। तो नाइन तो खैर जनरल कैटेगरी है। फिर उसके बाद जब अलॉटेड पोस्ट देखा तो उसमें डी दिखाई दिया। तो तो मैंने बोला कि भाई मिल इतनी गया। कट ऑफ भी जा रही है, इतनी कट ऑफ भी जा रही है, उसके बाद भी ये कैसे हो गया? मैं तो एक्सपेक्टेशन से एकदम बाहर ही था। तो ये सब चीजें देखा, और 3-4 बार मैंने उसी दिन पीडीएफ को चेक किया। आज तक मैं खाली सुनता था कि लोग कहते हैं, सेलेक्टेड बंदे कहते हैं कि हम 3 बार 4 बार पीडीएफ चेक कर रहे थे। मैं सोचा अरे यार क्या बात कह रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, 4 बार कौन चेक करता है? लेकिन उस दिन जब मैंने खुद किया तब मुझे पता लगा कि 4 बार पीडीएफ सही में चेक होती है। उसके बाद वहीं पापा थे, तो मैंने 3-4 बार चेक किया, तो मेरे हाव भाव देख के पापा खुद समझ रहे थे कि इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये मोबाइल के अंदर क्या जूम कर करके देख रहा है। तो पापा की भी एक्टिविटी थोड़ी वैसी हो गई कि भाई ये कर क्या रहा है। तो उनको मेरे आंख के अंदर कुछ चमक दिखाई दे गई, चेहरा थोड़ा परेशान सा, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ये सब कर रहा था। तो पापा बोले क्या हुआ? तो जब मैंने पापा को बोला कि, फिर मैं पैरों पे झुक गया, मैंने बताया बताया कुछ नहीं, मैं पैरों पे झुक गया, मैंने उनके पैर छू के आशीर्वाद दिया। तो शायद उनको आइडिया लग गया था। पर उसके बाद मैंने फाइनली खड़े होकर बताया कि, तो फिर उन्होंने गले लगा के बोला कि चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। मतलब सभी को एक उम्मीद थी ना कि पीछे गली में 2 लड़के ग्रुप डी में लग गए, उनके पिता भी मिलते रहते थे, मुझसे भी मिलते थे, पूछते थे क्या हो रहा है मुकेश आजकल। पापा से भी पूछते रहते थे कि क्या हो रहा है, सब ठीक है। अब पूछते थे खाली सब ठीक है, लेकिन नजरिया और बोलने के टोन से सब पता लग जाता है कि क्या बंदा ठीक पूछना चाहता है और क्या कैसा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे से भी पूछते हैं, और बहुत से लोग आपसे वो पूछना चाहते हैं जो वो मुंह से कह नहीं रहे। तो ये सब चीजें फील होती थी, तो इसीलिए लगे रहते थे। घर पे आया उस दिन, ताज्जुब ऐसा हुआ कि उस दिन पता नहीं भगवान का ऐसा आशीर्वाद था कि मैं रिजल्ट लेके घर पे दौड़े दौड़े आ रहा था। पापा से बोला मैं आता हूँ घर से, सबसे मिल के आता हूँ। घर पे आया तो मौसा जी भी आ चुके थे, वो बचपन से हमारे साथ रहते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने उस दिन रसगुल्ले ला रखे थे बिना पूछे, कोई बातचीत नहीं हुई थी, उन्होंने पहले ऑलरेडी रसगुल्ले थे उनके पास, मतलब वो लाए हुए थे खाने के लिए, मतलब थोड़े हैं शौकीन है, कभी कभी खाने में मीठा ले आते हैं तो खाने के साथ रात को खा लेते हैं। तो उस दिन मैं सोचा कि यार रिजल्ट भी आया आज, आज अचानक से लड्डू भी आया, मौसा से मिला, उनके पैर छू, ऊपर ही वाले रूम में छोटा भाई भी था, उसको भी बताया, वो भी खुश हो गया, सब खुश हो गए। मौसा टू बी वेरी न्यूट्रल, उन्होंने बोला चलो अभी तो पहला कदम है, कोई बात नहीं, अभी लाइफ में बहुत कुछ देखना है, लेकिन खुश हुए। पैर छू के आशीर्वाद लिया, उन्होंने बोला जा वो फ्रिज के अंदर जा, रसगुल्ला ला रखा हूँ, जा ले जा, सबको मुंह मीठा करा। तो मैं रसगुल्ला लेके नीचे भागा। नीचे भागा तो पहले मम्मी से मिला, मम्मी के पैर पे झुक गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सारे बातें बोलने में मैं बिल्कुल फिल्मी टाइप का ही नमस्ते करता हूँ। तो वैसा मैं नीचे झुक गया। अब मम्मी को मम्मी सोची कि ये ऐसी कैजुअल सा है, ये हमेशा आता है, कभी कभी इसका मूड रहता है तो ये ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है, अपना माथा रख देता है पैर के ऊपर, कुछ भी कर देता है, ऐसा करता रहता है ये। तो मैंने उस दिन अचानक से कर दिया, और जब मैं खड़ा हुआ तो मैं मम्मी के मुंह में ऐसे रसगुल्ला देख मम्मी को खिला रहा हूँ। तो मम्मी सोची ऐसा क्या हुआ, तो मम्मी ने खाया और पूछ क्या हो गया। तो मैंने बोला अभी बताता हूँ क्या हुआ। अंदर वाले रूम में गया, अंदर वाले रूम में भैया खाना खा रहे थे, उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया। मेरी बहन भी आ रखी है, मतलब आ रखी थी, शादीशुदा है, तो वो भी आ रखी थी, उनके भी 2 बेटियां हैं। तो उनके दोनों बेटियों के पैर को जाके माथे पे लगाया, क्योंकि मैं उनको दिल से बहुत ज्यादा रखता था कि यार ये, क्योंकि जब उनकी बड़ी वाली बेटी हुई थी ना, 1 मार्च 2020 में, जब मेरा 2021 में जब 1 मार्च को प्री का रिजल्ट आया था 2019 का, तब वो बड़ी वाली बेटी आ रखी थी, मेरी बड़ी वाली भांजी। तब मैंने सोचा यार ये आई और मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हुआ है, पहली बार मेरा प्री निकला है। तो उसका पैर माथे पे लगाया। पर उस बार मेरी खुद की मेहनत में कमी रह गई, तो मैंने फाइनली रह गया। इस बार प्री भी क्लियर हुआ, मेंस का भी रिजल्ट आ गया, इस बार दोनों बच्चियां घर पे थी, दोनों ही सो रखी थी, दोनों का ही पैर माथे पे लगाया। अच्छा लगा। मैं सोचा कि उनका बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो ये जो शरीर, ये जो माध्यम आ रखा है ना, ये डायरेक्ट आशीर्वाद का स्रोत है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इनसे कनेक्ट करना। तो मैंने ये सब चीजें किया, भैया को बताया, भैया ने भी पीठ पे हाथ रखा। और टू बी न्यूट्रल, फेस उनका न्यूट्रल ही था, खुशी अंदर से किसको क्या थी वो मैं सब देख पा रहा था।
पर सभी बहुत से, क्योंकि हम सभी ने काफी ज्यादा वेट किया, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहा कि मैं भी बहुत ज्यादा हवा में हो गया, मैं भी बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहा। उसके बाद मुझे ऐसा पता लगा कि जब एक समय हो जाता है किसी भी व्यक्ति को कुछ पाने में, तो उसके लिए और चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं रिजल्ट से। क्योंकि हम्म। भैया देखेंगे, सब जानते हैं कि अगर मान के चलिए 3 साल 4 साल में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर सिलेक्शन के बाद अलावा उसको कोई दूसरी अगर अपॉर्चुनिटी मिले जिससे उसकी खुद की लाइफ में और उसके घर वालों की लाइफ में कुछ ऐड ऑन हो पाए, कुछ अच्छा हो पाए, तो क्या वो ज्वाइन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इन सारी चीजों को लेके, लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेके, कुछ उम्र को लेके, ये सारी चीजें मेरे लिए न्यूट्रल हो गई थी। बट रिजल्ट से मैं फिर भी बहुत ज्यादा खुश रहा। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा पल था। उसके बाद अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा हूँ, लोगों से बातें करता हूँ। उन दोस्तों का जिनका ऑलरेडी रेलवे में हो रखा, उनसे भी कल बात किया, उनसे भी शेयर किया। उन्होंने बोला भाई जैसी जरूरत पड़े अटेस्टेशन की वगैरह बताइए, मैं हेल्प करूंगा। मैंने बोला भाई वो हेल्प तो बिल्कुल लूंगा। तो ये सारी बातें हुई। तो यही सब चीजें थी। फिर मेरे कुछ डिप्लोमा के दोस्त थे, उन सबको पता लगा, सभी के मुख पे पार्टी का नाम तो पहले ही रहता है। लेकिन एक दोस्त है अंशुल अधिकारी नाम से, और एक पवन सिंह नाम से, वो दोनों भी अभी तैयारी करते हैं। वो भी डिप्लोमा किए, पर उन्होंने नॉन टेक फील्ड में मतलब एंट्री ले ली। उन्होंने अच्छा। टेक्निकल को थोड़ा स्टार्टिंग में छोड़ दिया, तो वो CHSL CGL वगैरह इन सब की करने लगे तैयारी। हम्म। तो बहुत मेहनती लड़के हैं दोनों। एक तो ऐसा है अंशुल अधिकारी जिसका CGL तक का प्री निकल जाता है, और मेंस की भी वो एग्जाम की तैयारी कर लेता है, बट उसका CHSL का प्री नहीं निकला इस बार। बहुत मतलब भावुक स्थिति रहती है कि जो बंदा जिस चीज के लिए एलिजिबल है वो ना निकल के उसका दूसरा चीज निकल रहा है जिसमें वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं है। इस साल उसका फाइनल एग्जाम है ग्रेजुएशन का। अब जो इसका एग्जाम आएगा, तो वो डेफिनेटली इसको अच्छे से करने वाला है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो बंदा किस लेवल पे है। तो ये है। वैसे ही पवन सिंह, पवन भी बहुत मेहनती लड़का है, लगा हुआ है, हिम्मत हारा नहीं है, हमारे साथ ही लगा हुआ है तब से। रिजल्ट आया तो वो भी खुश हुआ, उसको कॉल किया मैंने। तो वो बोल रहा है, और 11 बजे कॉल किया रिजल्ट वाले दिन ही। तो बोल रहा है और बता। मैंने बोला हाँ सब ठीक है, कैसा है, मम्मी पापा सब अच्छे हैं? तो हाँ सब अच्छे हैं। तो मेरी बात के अंदर कुछ उसको हल्कापन महसूस हुआ, भारीपन पहले जैसा महसूस नहीं हुआ। तो बोल रहा है रिजल्ट आया ना तेरा? तो मैंने बोला है तेरे को कैसे पता रिजल्ट आया? तो बोल रहा नहीं वो तेरी बात से पता लग रहा है। मैंने बोला ये होते हैं सच्चे दोस्त, जो कसम से आपकी बात हाव भाव से समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और किस लिए आपकी बातों में इतना हल्कापन महसूस हो रहा है, इतना आराम महसूस हो रहा है। तो ये सच्चे दोस्त ही समझ पाते हैं। तो इस तरीके के अगर दोस्त मिल जाए तो जर्नी थोड़ी शेयरिंग और आसान हो अच्छी हो जाती है। जाती है, जो कि बहुत अच्छा। तो यही सारी कहानी रही मेरी। मैंने शायद आई थिंक स्ट्रैटेजी के ऊपर तो बहुत कम बताया होगा। मैंने केवल अपने बारे में और मैं क्या करता रहा और नहीं क्या नहीं। कैसे करना था, यही सब मैंने शेयर किया। नहीं, लेकिन काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी था, और इसका बहुत जरूरत होता है। आपने स्टार्टिंग में भी सही बात बोला था कि टेक्निकली स्ट्रेटेजिक वीडियो काफी मेरे चैनल पे भी है और अदर चैनल पे भी है। और जहाँ भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं वहाँ भी आप लोग को बताया जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है। बट जी जो स्ट्रगल लाइफ जो आप खुद से जूझ रहे होते हैं अलग अलग फेजेस में, उसके बारे में लोग बात नहीं करते कि उसको कैसे टैकल करना है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो जी। एट लास्ट आप 2023 वाले स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनका प्री 2000 अक्टूबर में शेड्यूल हो चुका है? जी जी। मैसेज भैया मेरा उनको ये रहेगा कि देखिए, दो तरीके के रहेंगे कैंडिडेट्स, जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं और जो एटलीस्ट एक बार दे चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनको भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। हम्म। और जो मल्टीपल टाइम्स दे चुके हैं, उनको एक बेटर एनालिसिस की जरूरत है। उनको स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, उन्होंने कंटेंट तो बहुत रेडी कर रखा है। स्ट्रैटेजी उन्हें नहीं चाहिए। एग्जाम में 36 बार बैठ चुके हैं वो, अलग अलग एग्जाम में, तो उनको पता है क्लिक कैसे करना है, कैसे शिफ्ट करना है। उनको हम्म। एनालिसिस की जरूरत है कि मैं किस पॉइंट पे किस तरीके से मैं मैनेज करूं, और किस मतलब एग्जाम में जो भी पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होगी उसको मुझे कैसे हैंडल करना है। क्योंकि मेरे पास खुद 10 मिनट बचे थे, जिसके अंदर 20 तुक्के लगाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और 10 मिनट भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 5 या 6 ही मिनट थे अराउंड। तो 20 तुक्के लेना यानी बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था मैं, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और इस हालात में जब मैं घर से 40 किलोमीटर दूर नोएडा सेक्टर 62 गया हुआ एग्जाम देने, और मेरे भैया बाइक पे बाहर मेरा सेंटर के इंतजार कर रहे हैं, इस सिचुएशन में बाहर आके ऐसा एग्जाम देना, ऐसा तुक्का लेना बहुत रिस्की आइटम होता है। लेकिन वही वही चीज है कि हिम्मत रखनी पड़ती है। तो अगर हमें मल्टीपल अगर अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा उनको कि एक्सपीरियंस आपको अच्छा खासा है। बस थोड़ा सा अपने आप को काम माइंडेड रखें, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें,
एनालाइज करके पढ़े, दिक्कत में कभी ना आए। और जो नए बंदे हैं उनको तो यही है, पहले सिलेबस अच्छे से क्लियर करें, सारा कवर कर लें, देन उसके बाद टेस्ट के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करें। और टेस्ट में भी सेक्शनल टेस्ट पहले लगाएं। जैसे नॉन टेक में अगर हम रीजनिंग को माने तो पहले रीजनिंग के 50-50 सेट के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आते हैं। तो वो उनको लगाएं पहले, अगर उनकी हैबिट उसमें कम है। फिर जीएस के लगाएं सेपरेटली, फिर उसी तरीके से टेक्निकल के लगाएं, 100-100 क्वेश्चन के जो सेट आते हैं। और जब उनका एक महीने के आसपास बचे अराउंड टेस्ट एग्जाम से पहले, तब वो एक कंप्लीट टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दे, जो कि वो हर सेकंड डे पे दे रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। तो इस तरीके से वो करें तो बहुत बेटर रहेगा। और जो एक्सपीरियंस्ड बंदे जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए बहुत जरूरी रहेगा कि वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है, सिलेबस उन्होंने बहुत पढ़ रखा है। पर कहीं ना कहीं जो मिस्टेक हम कर देते हैं वो बस क्वेश्चन को पढ़ने में और उसके सही कॉन्टेक्स्ट को समझने में कर देते हैं। 19 में मैंने यही गलती करी। सॉइल का क्वेश्चन आ रखा था, उसमें परसेंटेज वॉइड्स पूछा हुआ था, और मुझे लगा ये एयर परसेंटेज वॉइड्स है, और मैं क्योंकि उस टाइप का मैंने क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया था, तो मैंने छोड़ दिया। और जबकि वो केवल पोरोसिटी पे था, पोरोसिटी से वॉइड रेशियो सिंपली निकल जाता, और सिंपली उससे ड्राई डेंसिटी, सॉरी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और मिनिमम ड्राई डेंसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वॉइड रेशियो निकल जाता, और ड्राई पूरी डेंसिटी इंडेक्स निकल जाता। और सिर्फ इसी पे 20 मार्क्स मिल रहे थे, जो मैं नहीं कर पाया। और मैं उसमें फालतू का डाटा इधर उधर देके कि ये से ये रेंज होती है इस सॉइल के लिए, ड्राई डेंसिटी की यहाँ से यहाँ तक रेंज होती है इस सॉइल के लिए, मैंने सोचा कनेक्टेड डाटा दे दूंगा, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। पर उसमें जीरो जीरो। मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने बोला भाई ये सब चीजें हैं। एस एफ डी बी एम डी में गलती कर दी, प्रैक्टिस थी एस एफ डी बी एम डी की, बट टिपिकल क्वेश्चंस की नहीं थी। तो उसमें आ गया कैंटिलीवर का, और कैंटिलीवर पे भी आ गया कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट का एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड पे। वो मेरी प्रैक्टिस थी नहीं, उसमें मैं कुछ भी करके आ गया। उसमें भी मार्क्स मेरे पूरे कट गए, 30 नंबर का लॉस मुझे वहां हुआ। तो वही 30 और 20 50 नंबर मेरे नहीं आए, नहीं तो मैं उसी साल क्लियर हो गया होता। तो ये चीज मैंने कब एनालाइज किया, जब मैं 22 का मींस देने वाला था, उससे 10-15 दिन पहले मैंने देखा कि एक बार कॉपी देख लेता हूँ भाई पिछली वाली की, उसमें मैंने क्या किया था, कि वो वाली दिक्कत इस बार नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज है कि मेंस का एग्जाम देने में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, बट फिर भी 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको रटने पड़ेंगे। जैसे इस बार सबमर्ज्ड क्रेस्टेड वेयर का आया था, हमारे में सिविल में आया था, फ्लूइड मैकेनिक्स को उसमें आता है। तो सबमर्ज्ड वियर का आया था, आई थिंक आप भी, अगर मैकेनिकल के भी जो होंगे उनको भी पता होगा। सबमर्ज्ड वियर का आता है जिसमें डिस्चार्ज निकालना होता है। तो वो 2019 में भी सेम क्वेश्चन आया था, और इस बार मैं सारा फॉर्मूला और पूरा फिगर याद करके गया हुआ था। तो इस बार मैंने उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, और आई थिंक उसके अंदर फुल मार्क्स मिले होंगे मुझे। तभी मेरे अराउंड 270 या 265 के अराउंड अटेम्प्ट था, और मेरे 227 आ रहे हैं, जो कि एक ठीक ठाक एफिशिएंसी है, 85% के आसपास एफिशिएंसी है बहुत सही। मार्क्स की। और ये था कि मैंने न्यूमेरिकल के अंदर, ये है कि जो भी न्यूमेरिकल मैं कर रहा था एक्यूरेसी। और जो भी मैंने अटेम्प्ट, उसको एक्यूरेसी के साथ किया। मेरे स्टील के पॉइंट पॉइंट तक के आंसर एकदम बढ़िया से आए हुए होंगे, और आरसीसी तक के आए होंगे, और 19 में भी आए थे, तभी 195 मार्क्स मेरे आए थे। जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो उस समय भी अच्छा किया था, और जो इस बार किया, इस बार थोड़ा और बेटर वे में किया, और जो क्वेश्चंस नहीं कर पाया था उस पर ध्यान उनको देना। ध्यान रख के किया। जी, ये चीजें थी, ये चीज बहुत जरूरी है। और इस बार भी बहुत मिस्टेक हो गई। बहुत से स्टूडेंट जो थे, वो एक हमारे में आता है आरसीसी के अंदर आता है भैया, वो क्या बोलते हैं, वॉल का, रिटेनिंग वॉल का। तो अच्छा। रिटेनिंग वॉल में इस बार क्वेश्चन मैंने रुक के पढ़ा, 2-3 बार स्टेटमेंट पढ़ा कि ये कौन से केस का कह रहा है, ये एक्टिव का कह रहा है, पैसिव का कह रहा है, कि रेस्ट का कह रहा है। तो जब मैंने वो टर्म पढ़ी उसके अंदर कि वॉल इज नॉट ईल्डिंग, तब मैं समझ गया कि ये रेस्ट है, ये ईल्ड नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट पढ़ के अपने आप को दिलासा देने में मुझे एटलीस्ट 2-3 मिनट लग गए, और मेंस में आप जानते हैं 2-3 मिनट की क्या वैल्यू है। बहुत। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने 2-3 मिनट रुक के इसको पहले दिमाग में बैठाया कि हाँ ये ईल्डिंग ही है, नॉट ईल्डिंग है यानी रेस्ट है, रेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, रेस्ट से होगा। और इस बार भी बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो जल्दीबाजी में गलत करके आ गए, एक्टिव करके आ गया, कोई पैसिव करके आ गया। तो इसमें दो ही दिक्कतें हैं, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होती है, या नहीं तो क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत करते हैं। तो बस ये दो अगर पॉइंट पकड़ लेंगे, बीच में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्री में तो वही है, प्री में थोड़ा रिस्क और हर एक चीज जरूरी है। हाँ भैया। हाँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कीजिएगा, और हमारे जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है एटलीस्ट तब तक जी उनको भैया। जो भी सपोर्ट मिल आपकी तरफ से हो सके वो करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं जी आपको भैया, मैं ऑलरेडी आपकी, मैं हूँ टेलीग्राम पे, मैं अच्छा अच्छा। करूँगा बिल्कुल। तो आप मुझे
अपना टेलीग्राम आईडी बता दीजिएगा, मैं आपको एडमिन बना दूंगा, ताकि आप मैसेज करेंगे तो जी। लोग। ठीक है, तो ओके एंड कर, भैया। ओके एंड करते हैं यहीं पे। जी भैया। ठीक।